तेवर न्यूज से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं भाकपा माले के समस्तीपुर जिला के अस्थाई सदस्य फूल बाबू। फूल बाबू जी, आपका तेवर न्यूज में स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यह है कि छात्र जीवन से राजनीति आपने शुरू की तो वो कौन सा जमाना था? 1990 से हम लोग छात्र राजनीति में आए थे, जब हाई स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ते थे, और उसी समय में आयशा का इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गठन हुआ था। उसी साल हम लोगों के विद्यालय में इस छात्र संगठन का सदस्यता अभियान चलाया गया और वहीं से स्कूल से ही छात्र संगठन आयशा का सदस्य बने। फिर कॉलेज में आए 1991 में और समस्तीपुर कॉलेज में इसी छात्र संगठन का सदस्य बने। उसके बाद से लगातार पहले तो सक्रिय सदस्य के रूप में रहे, फिर इसके नेतृत्वकारी छात्र नेता के रूप में काम किया। और जब पार्टी ने जिम्मेवारी दिया कि छात्र संगठन से मुक्त करके पार्टी के लिए काम करने की, तो बाद में चलकर पार्टी के लिए काम किया और अभी तक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। चुनावी राजनीति में पहली बार कब उतरे आप? 2005 में जब विभूतिपुर विधानसभा से पहली बार फरवरी का चुनाव लड़े। फिर 2005 में दोबारा जब विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में हुआ तो सारंजन विधानसभा से चुनाव लड़े। उसके बाद 2010 में उजियारपुर विधानसभा का गठन हुआ पर नए परिसीमन के आधार पर, तो उजियारपुर विधानसभा से चुनाव लड़े। 2014 में उजियारपुर लोकसभा से चुनाव लड़े और फिर 2020 में वारिसनगर विधानसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े। अभी जो सबसे अंतिम में आपने 2020 में विधानसभा चुनाव लड़े तो उसमें बड़ा निकटतम मामला रहा, और कहाँ चूक हो गई आपसे? देखिए, वहाँ धनबल की ताकत के सामने जनबल की ताकत हार गई है। वो धन की जीत हुई है और जो नीतीश जी का जो पूरा सिस्टम सत्ताधारी दलों को जिताने के काम कर रही थी, उसी की सफलता के रूप में वारिसनगर विधानसभा को देखा जा सकता है कि पूरी धन की ताकत से जनता की ताकत को हरा दिया गया है। एक सवाल बार बार मेरे जहन में आता है, मैंने पहले भी कई बार कम्युनिस्ट नेताओं से पूछा है, आपसे भी पूछता हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टियाँ जो 2-3 धड़े में बटी हुई हैं किसी किसी नाम से, अगर वो एक हो जाती तो भारतीय राजनीति का नक्शा बदल जाता। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टियाँ शुरू में तो एक ही थी, बाद में जो कम्युनिस्ट पार्टियों का विकास हुआ और काम करने के सवाल पर, कुछ नीतियों के सवाल पर अंतर पैदा होता चला गया। 1964 में पहली बार सीपीआई टूटकर सीपीआईएम बनी और फिर 1967 में सीपीआईएम से नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत होने के बाद पूरे देश में भाकपा माले का कोऑर्डिनेशन कमेटी बना और 1969 में पूरे देश पर भाकपा माले नाम की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में क्रांतिकारियों की एक धारा सामने आई, जो आज विस्तार पा रही है और पूरे देश में लोकप्रियता हासिल करती जा रही है। क्या यह संभव नहीं है कि अब भी एकजुट हुआ जाए? देखिए, कई चीज़ों पर, आंदोलन के मोर्चे पर और कई जगहों पर तो हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, वामपंथी धारा के लोग और समाजवादी धारा के लोग तो एक साथ मिल जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक एकीकरण का सवाल है तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है और हमारे पार्टी के बड़े नेता लोग भी इस बात पर सोचते होंगे और तमाम जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता लोग हैं वो लोग भी विचार करते होंगे कि जो भाई क्या पोजीशन है पूरे देश के राजनीतिक परिस्थिति में। भारत में अगर तमाम कम्युनिस्ट पार्टियां एक हो जाएं तो ऐसा तो महसूस हम लोग करते हैं कि एक होने पर हमारी ताकत बढ़ जाएगी, लेकिन उसके अंदर में जो काम करने के सवाल पर या भारत में जनवादी क्रांति कैसे सफल होगी, इस सवाल पर जो काम वैचारिक अंतर है, ये अंतर की जो दूरी है वो पट नहीं रहा है। तो जब दूरी नहीं समाप्त होगा तो जनता को ही निर्णय पड़ेगा, जनता को ही मोर्चा बनानी पड़ेगी, जनता ही आगे बढ़कर, कौन सी वामपंथी पार्टी जनता के हित में सबसे आगे बढ़कर उनके क्रांति के लिए, उनके समाजवाद के लिए काम कर रही है, उनको अपनाएगी और उसके तहत आगे बढ़ेगी। अभी आप देख लीजिए कि अभी देश में भाजपा नंबर 1 का दुश्मन पार्टी है और हम उसको मानते हैं कि भाजपा से देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है,
और बंगाल जैसे अभी चुनाव हो रहे हैं तो बंगाल में वामपंथी पार्टियां कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाकर एक तीसरी मोर्चा वहां खड़ा कर दिया। हमारी पार्टी ने कहा कि जो भाई वो काम करने के बजाय यदि वहाँ ममता बनर्जी की ताकत बड़ी ताकत है और वो सीधे लड़ रही है, तो वामपंथी पार्टियों को भी, कांग्रेस को भी और हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि मत विभाजन को कैसे कम किया जाए, रोका जाए और भाजपा को हर हाल में शिकस्त दिया जा सके। लेकिन हमको लगा कि उस सवाल पर हमारी पार्टी सही स्टैंड पर है, और जबकि अन्य कम्युनिस्ट पार्टियां और कांग्रेस वहाँ कुछ इस तरह का निर्णय लेने में सफल नहीं हुई, वो तीसरा मोर्चा बनाकर वहाँ मजबूती से लड़ रही है। जबकि हमारी पार्टी ने कहा कि हम कुछ सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जहाँ वामपंथी पार्टियां या तो फर्स्ट रही होगी, सेकंड रही होगी, तो उन सीटों पर उनका हम समर्थन करेंगे। लेकिन इसके अलावे जो सीटें हैं जहाँ भाजपा से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल पार्टी लड़ रही है, तो हम उसका तृणमूल पार्टी का समर्थन करेंगे। तो ये सारी कुछ रणनीति के मामला हैं जहां पर अन्य कम्युनिस्ट पार्टियां हमारी विचार से सहमति नहीं रखती है। तो जब विचार में सहमति नहीं रहेगी तो पार्टी का विलय या एक तमाम पार्टी मिलकर एक कम्युनिस्ट पार्टी बन जाए, ये तो तत्काल संभव नहीं दिखता है। आने वाला दिन में यदि ऐसा हो तो बेहतर होगा। तो आपने बताया कि ये वैचारिक मतभेद जो है एकजुट होने में आड़े आ रहा है। खैर, बंगाल चुनाव का भी आपने जिक्र किया, तो बंगाल चुनाव में अभी तो आज दूसरा चरण हो रहा है, वहाँ 8 चरण में होना है, 6 चरण और होगा। तो क्या संभावित नतीजा क्या आपकी नज़र में है वहाँ? देखिए, बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करने की, हिंदू मुस्लिम करने की बड़ी कोशिश कर रही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरे देश का किसान जिस प्रकार से अपने देश को बचाने के लिए, जनता के रोटी के अधिकार को बचाने के लिए, रोटी को तिजोरी में बंद होने से बचाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 4 महीने से अधिक दिनों से, दिल्ली के चारों तरफ से बैठकर घेर कर जो पूरा किसान समुदाय, जो सजग किसान हैं इस देश के, वो मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के इस काले कानून के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, उसका असर निश्चित रूप से पंजाब चुनाव में भी, बंगाल चुनाव में भी दिखेगा, और जो अन्य जो 5 राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ भी दिखेगा। असम उनके हाथ से अभी निकलने वाला है। असम में उनकी सरकार है बीजेपी की, लेकिन जो स्थिति वहाँ दिख रही है, बिल्कुल बीजेपी वहाँ से आउट हो जाएगी। और बंगाल में उनकी सरकार बनना तो दूर का बात है, वो सीट जितना लोकसभा में सीट लाए हैं उतनी भी विधानसभा में सीट यदि जीत लेंगे तो गनीमत होगी। बिल्कुल बंगाल की जनता इस बार सतर्क है और कोई मौका बीजेपी को नहीं देने जा रही है। बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ है। बंगाल की जनता बीजेपी के जो हिंदू मुस्लिम वाले एजेंडा है, वो जो नफरत पैदा करने की जो लगातार कोशिश है, और नफरत पैदा करके ध्रुवीकरण करके जो वोट लेने की जो उसकी लगातार कोशिश है, क्योंकि जनता देख रही है कि पूरे देश में जहां भी चुनाव होता है तरह तरह के लोक लुभावने नारा देकर राज्य के चुनाव को वो जीत लेते हैं। देश के चुनाव में वो नफरत पैदा करके, पुलवामा जैसी घटना करा कर, बालाकोट जैसा कुछ तिक्रम दिखलाकर वो जनता को गुमराह करने में सफल हो गए थे। लेकिन अब जनता उनके तमाम तिक्रमों को समझने लगी है, और इसलिए आप देखिएगा कि बंगाल की जनता कह रही है कि आप सोनार बंगला बनाने की बात कर रहे हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या बना रहे हो? दलितों की बेटियों के साथ लगातार रेप हो रही है, जिंदा जला दिए जा रहे हैं लोग। कोई लोग जो रेप करके मार दी जा रही है दलित की बेटी, उनके परिवार को उनको लाश भी नहीं दिया जा रहा है। तो हाथरस जैसी घटना में आपने लोगों ने देखा है। तो इस प्रकार से फिर रोजगार का सवाल, जो आपने वादा किया था कि साल में 2 करोड़ दे देंगे, 6.5 साल से आपकी सरकार चल रही है, आपने नौकरी देने के बजाय, रोजगार देने के बजाय जिन लोगों के पास रोजगार थे उनकी भी रोजगार छीन गई है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने कोई सुधार नहीं किया। आप देश के जो प्रमुख शैक्षणिक संस्थान थे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे संस्थान, जामिया मिलिया जैसे संस्थान, इन तमाम संस्थानों को बदनाम करने की आपने भरसक कोशिश की। वहाँ के लड़ने वाले छात्रों को, पढ़ने वाले छात्रों को देशद्रोही साबित करने की कोशिश किया है। और इस प्रकार से आपने जो वायदा किया था कि विकास होगा, आर्थिक रूप से उन्नति होगी, तो देश को आप जिस प्रकार से कंपनी राज के हाथों बेचते चले जा रहे हैं, कंपनी राज लाने की लगातार कोशिश की जा रही है आपके द्वारा, निजीकरण की जा रही है पूरे देश का हर संस्था।
का, तो इससे तो हमारा देश नहीं बचेगा। इसलिए बंगाल के लोग सतर्क हैं और निश्चित रूप से हम लोगों को पूरा भरोसा है कि बंगाल में बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली है। ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल में भारी बहुमत से सरकार बनाएगी, मुझे ऐसा लगता है। आखिरी सवाल एक ये है कि कम्युनिस्ट पार्टियां और ख़ासतौर से भाकपा माले जिससे आप जुड़े हुए हैं, ये इंसाफ की लड़ाई लड़ती रही है और आंदोलन इसका मुख्य द्वार रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि आज भी आप उस पैटर्न पे हैं, उस जगह पे हैं, या उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, या उसमें कुछ कमी आई है? देखिए, हमारी पहचान ही आंदोलन से है। हमारी पार्टी लगातार जनता के जुड़े हुए सवालों पर लगातार संघर्ष करती रही। निचले तबके के लिए गांवों से लेकर उनके अधिकार लेकर, उनके मान सम्मान को लेकर, सामाजिक न्याय को लेकर तरह तरह से उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो लड़ाई लड़ी जा सकती है, हम लगातार लड़ते आ रहे हैं। और हमारी पार्टी उस आंदोलन को ही मुख्य आधार मानकर आज भी हमारी पार्टी लड़ रही है। जबकि बिहार में महागठबंधन है, उसके बावजूद भी आप लोग देख रहे हैं कि देश में किसानों के सवाल पर लगातार भाकपा माले महागठबंधन के जरिए भी और अपने स्वतः स्फूर्त पहलकदमी लेकर भी जगह जगह पूरा जनता को जगाने में, किसानों को जगाने में, तरह तरह से सभा करने में, घेराव करने में, प्रदर्शन करने में भरोसा करती है। और इस प्रकार से सरकारी तंत्र में जो भ्रष्टाचार है, अफसरशाही है और नेताओं के एक भ्रष्ट जो टोली है, सामाजिक न्याय के नाम पर जो नीतीश जैसे लोग फांसीवाद के रथ पर सवार होकर आए हैं और वो सोचते हैं कि फांसीवाद के रथ पर सवार होकर ही भारत में या बिहार में समाजवाद आ जाएगा, तो ऐसे जो नेता लोग हैं उनको बेनकाब करने का काम भी कर रही है कि किस प्रकार से ये लोग लोकतंत्र को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, फांसीवाद लाने के लिए तत्पर हैं। और आपने अभी देखा विधानसभा के अंदर में नीतीश कुमार ने किस प्रकार से गुंडागर्दी करने की कोशिश की, विधायकों को पिटवाने का कोशिश की, या पुलिस राज को के हवाले बिहार को करने की जो कोशिश है उनकी, उसके खिलाफ मजबूती से तमाम जो महागठबंधन के विधायक लोग थे, तमाम लोग वहां भी लड़े, बाहर में भी लोग लड़ रहे हैं। दो बार बिहार विधानसभा का घेराव भी भाकपा माले ने इस बीच में किया है किसान आंदोलन के पक्ष में। और किसानों के लिए अभी पटना में पिछले 18 मार्च को महापंचायत का भी आयोजन किया गया था, उसमें लाखों हजारों लोग वहां जुटे थे। और इस प्रकार से कि बिहार में किसानों की बड़ी गोलबंदी हो, मजदूर के अधिकार की रक्षा हो, इसके लिए हमारी पार्टी आंदोलन में भरोसा करती है और आंदोलन ही हमारा मुख्य आधार है। और इस चीज़ को मजबूती से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी हमारे साथ थे भाकपा माले जिला स्थायी कमेटी के सदस्य फूल बाबू, जिनसे हम कुछ सवाल कर रहे हैं।